मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसे बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। मेरे पीछे आप लोग ये बस्ती देख रहे हैं। हम लोग हिंगना तालुका के एमआईडीसी एरिया में, जिसे गौतम नगर कहा जाता था, इस बस्ती को 2 दिन पहले पूरी तरह तहस-नहस किया गया, पूरी तरह तोड़ दिया गया। वजह अतिक्रमण का नाम है। 1995 के पहले की ये बस्ती है। एक तरफ शासन प्रशासन ये कहता है कि 95 के पहले की बस्तियों को रेगुलराइज किया जाए, उन्हें नए घर दिए जाए, तब उनकी बस्ती तोड़ी जाए, और बगैर इन्हें घर दिए ये सारी बस्ती को तहस नहस किया गया। एक यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। वो बोर्ड ये है कि कोर्ट के आदेश के हिसाब से 2017 तारीख को 2023 में उस आदेश की समाप्ति हो गई और उसके हिसाब से कार्रवाई की गई। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्रवाई किसके जरिए की गई? क्या ये तहसीलदार की तरफ से की गई? क्या ये इन कंपनियों की तरफ से की गई? अगर ये कार्रवाई तहसीलदार की तरफ से की गई है तो सवाल ये उठता है यहाँ पर बाउंसर्स क्यों रखे हुए हैं? और अगर ये प्राइवेट कार्रवाई है तो फिर यहाँ पर तहसीलदार और ये सब लोग इन्वॉल्व क्यों है? यहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने इस विषय में कुछ लोगों से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना ये भी था कि कार्रवाई किसी और खसरे पे होनी चाहिए थी और कार्रवाई किसी और खसरे पे हुई। तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या वजह थी, किस तरह से कार्रवाई हुई और क्या सब हुआ, वो वहाँ पे बातचीत करके हम लोग जानते हैं। राणी राजपूत. किती वर्षापासून इथे राहत होते? आम्हाला तर 22-23 वर्ष झाले सर. 22-23 वर्ष झाले. अच्छा, म्हणजे 2000च्या आधीपासून राहत होते इथे. अजून आहे लोक आमच्यातून पुराणे लोक आहेत 40 वर्ष. 40 वर्ष जुने लोक आहेत इथे. काय झालं, काय प्रकार झाला? प्रकार असा झाला सर, आम्ही 16 तारखेला आम्हाला हे लोकांना नोटीस दिलता. अच्छा. तो आम्ही मोर्चा घेऊन गेलो तहसील मध्ये. किती तारखेला? 16 तारीख नोटीस आल्यामुळे. हो. अच्छा. आम्ही 16 तारीखला गेलो होतो. तिथं तहसीलदार मॅडम हाजीर नाही होती. नवाब तहसीलदार बी कोणी हाजीर नाही होता. आम्ही 5 वाजतापासून तिथं बसलो 5 वाजेपर्यंत. लहान लहान लेकरं बारा घेऊन गेलो. मग आम्हाला वाटलं की मॅडम आमची काही ऐकन. मग 17 तारीखला हे लोक आले अतिक्रमणासाठी. आम्ही पूर्ण लोक इथं एकत्रित झालो. तो मॅडम म्हणाली, तहसीलदार मॅडम, की हा तुमचं अतिक्रमण नाही आहे. पाहू जेव्हा काय करायचं असेल तर, सध्या आता तुमचं अतिक्रमण नाही आहे. मग हे पोलीस लोक आले, म्हणले तुम्ही आपल्या घराच्या समोर उभे होऊन जा, तुमचं अतिक्रमण नाही आहे. आम्ही सहज आपल्या घराकडे जाऊन समोर झालो. एक बुलडोझर गेली. मग पहिले गेट तोडला, थोडासा तोडला, त्यांचा पूर्ण नाही तोडला. मग ते ताईचं सामान नाही काढू दिला. त्यांच्या घराच्या समोर गेलं, त्याचं पूर्ण घर पाडून टाकलं. मग आम्ही तो घबरवलो सर. 5 मिनिटात सांगा आम्ही काय सामान काढू आणि काय नाही. जेवढं बनलं तेवढं मी काढून बाजूला ठेवलं. मग रात्र झाली, अतिक्रमण करून हे लोक चालले गेले. पोलीस लोक राहिले इथं. मग दुसऱ्या दिवशी आता आम्ही घरी. कारवाई किती वाजता करण्यात आली? कारवाई करण्यात आली वाटते 2-3 वाजता. दुपारी? दुपारी 3 वाजता सुरू केलाय. मग आम्ही रात्री इथंच राहिलो, पूर्ण लोक इथंच आहोत. मग आम्ही पैसे तर आमच्या जवळ एवढं आहे नाही सर. सध्या मध्ये आमचे गटचे दिवस होता बुधवारी. आमचे सर लोक येऊन आम्हाला सांगून राहिले की, ते बी म्हणून राहिले की आता असा वेळ असा आला तर काय करतो म्हणून आमचे सर लोक उभे आहे. आमच्यावर कर्ज बी आहे. आमच्या कोणाजवळ राशन आहे, कोणाजवळ नाही आहे साहेब. आम्ही किरायासाठी कुठं जाऊ? आमचा सामान जास्त काय आम्ही काढलो नाही, बाजूला ठेवलं. मग दुसऱ्या दिवशी पोलीसवाले आले, म्हणलं 3 वाजता काढा तुमच्या सामान. आम्ही काढलो नाही. या लोकांना कंपनीची मदत घेऊन, कंपनीच्या ड्रायव्हरची गाडी घेऊन रोडावर गाडी लावला सर. आपल्या मताने हे लोक आमच्या सामान घेऊन चालले. आता कुठं टाकून राहिले कुठं नाही आम्हाला काही माहीत नाही. आम्ही 2-3 दिवसापासून इथंच आहो. रात्री इथंच आहो, दिवसा इथं. आणि मग एक ताईच्या सामान नाही काढलं याले. काल 5 वाजताचा टाइम दिला नोटीस मध्ये. तहसीलदार मॅडम आली, पूर्ण तहसीलदारचे लोक आले. 5 वाजताचा टाइम दिला याले नोटीस मध्ये की तुम्ही खाली करा. ते लोक कुठं जाण, ते बी अपंगच आहे. मग आमचे फुलझाले साहेबला या लोकांना थानात नेला. तिथं धमकी दिली की ते बाई तिथं आहे 2 बाया, त्यांना काढा बाहेर, नाही तर तुम्हाला इथंच ठेवू आम्ही. त्याला काहीतरी शिवा गाडी जे काही भेटली आज फुलझडे सर आम्हाला सांगत नाही. पण आमच्या साहेबले बी त्या लोकांना लई तंग केला. आणि आम्ही सकाळी बी इथंच होतो. आम्हाला या पोलिसांना
या बाईले बी आम्हाला सर्वांना जास्त अत्याचार करून आणला आणि आम्हाला म्हणलं तुम्ही चला इथं तुमचं काही आहे नाही म्हणून आम्ही आता इथं शंकर भगवानच्या मंदिरात पूर्ण लोक बसलो असं एवढीच गोष्ट. तुम्हाला आधी सांगण्यात आलं तुमच्या म्हणण्यानुसार की अतिक्रमण तुमचं नाही, मग तुमचे घर कसे तोडले? आता या लोकांना माहित नाही सर, आम्हाला तर काहीच माहित नाही. आम्ही खुशीनं पागल झालो की आमचे घर नाही तोडून राहिले म्हणून आम्ही आपल्या आपल्या घराच्या समोर उभे झालो सर. मग समोर जाऊन बुलडोजर या ताईच्या घरात काढला तर आम्हाला वाटलं की हे लोक काही करणार नाही. पूर्ण लोकांना विचारा सर, हेच गोष्ट आहे. तुमच्याकडे जो नोटीस देण्यात आला होता त्या नोटीसवर या गोष्टीचा उल्लेख होता की तुमची घरं तोडणार आहेत म्हणून? तारीख दिलता सर या लोकांना 14 या 15 13 तारीख दिलता तोडाचा. आम्ही आता तेवढी गोष्ट मला समजत नाही. आमचे फुलझडे साहेबले विचारा सर, कानूनच्या बद्दल आम्हाला काही समजत नाही. जेवढा आमच्या समोर घडला तेवढा सांगून राहिलो. या लोकांना पूर्ण लोक आमचे जेवढे लोक आहेत आमचे साहेब की सर्वांच्या समोर म्हटलं तुमचं काही नाही होणार. आमचे साहेब कोर्टात गेले, आमच्याबद्दल बोलणारे कोर्टात गेले, तिथं कोर्टात बसले आहे ते लोक. म्हणून राहिले साहेब त्याला काहीतरी पटवला की पहा आम्ही आमचा केस लागत आहे, तुम्ही 5 वाजेपर्यंत 8 वाजेपर्यंत थांबा, तेव्हापर्यंत कारवाई काही करू नका. पण हे लोक आमचे काही ऐकले नाही, खोटा बोलून आमचे घर पाडले सर. क्या नाम है? जी राहुल नाम है मेरा। सर मेरा कहना यह है कि बस्ती 40 वर्षों से है यहाँ। अगर ये अतिक्रमण में है तो ग्राम पंचायत ने टैक्स क्यों दी? यहाँ नल की सुविधा क्यों दी? यहाँ नाली क्यों दी? यहाँ नहीं देना था, पहले ही बोल देना था कि अतिक्रमण है तो यहाँ बैठो मत। हमको मस्त मकान टैक्स दिए, बिजली बिल दिए, बकायदा पट्टे ही मिलने वाले थे हमको। घरकुल की योजना भी आ गई थी यहाँ। ये कंपनी मालक से मिलकर ये कल तक MIDC वाले बोलते थे कि हमारी जगह नहीं है, सिर्फ पांधन है और ये बंद पांधन है तो इसमें पांधन पे बैठ सकता है आदमी। अतिक्रमण नहीं थी। बस 17 तारीख को जिस दिन ये अतिक्रमण हुआ उसी दिन ये MIDC वाले बोल रही है अब हमारी है। उसी दिन बोले मुझे मापनी हुई, अपनी तहसीलदार मैडम ने मापनी की, उसी दिन मापनी की तो बोले ये अब MIDC में तोड़ दी और हमको धोखे से तोड़ा गया है। हमको बोले कि तुम्हारी बस्ती नहीं टूट रही है, हम ये जो 65 में जो दीवार अतिक्रमण है उसको तोड़ने जा रहे हैं, कंपनियां तोड़ने जा रहे हैं, तुम्हारी बस्ती नहीं तोड़ रहे। ये बाउंसर बिठाल दिए, चलो माना कि ये सरकारी हो गया, अतिक्रमण हो गया, सरकारी हो गई, तो प्राइवेट कंपनी के बाउंसर क्या कर रहे हैं यहाँ? बाउंसर बिठा ले, उनके लिए खाना आ रहा है, पीना सब आ रहा है, सब सुविधा हो रही है यहाँ पर। अरे कंपनियां उधर है, बाउंसर क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? सरकारी हो गई जगह, प्राइवेट देखो ना सर, वहाँ घुमाओ ना कैमरा, वहाँ पर है बाउंसर बैठे अभी। कंपनी कब्जा कर लिया है। अब बोलो सर हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? रहने को जगह नहीं हमको, किराया भरेंगे कि हम अपने पेट भरेंगे? हाँ छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, कहाँ जाएंगे हम? कौन है हमारा बोलने वाला? है? अरे जब सरकारी जमीन अतिक्रमण हुआ है तो कंपनी कब्जा किए। देखो सर ये गेट, इनसे पूछो कौन करा रहा है? ये प्राइवेट कंपनी ले करा रही है। जिंदाल, राधा माधव का मालक जो भी, और ये निक्को वाला। अब ये पैसे वाले तो सरकार की तरफ झुकेगी, हमारे लिए कौन है? हम अपनी बात रखे तो रखेगा, कोर्ट में जाएंगे 10 साल लगेंगे हमको। अब हम केस लड़ेंगे कि पेट भरेंगे कि किराया देंगे? ये देखो ये कहाँ जाएंगे हम? अब तहसीलदार मैडम, अरे गरीबों का मकान तोड़ते कम से पहले उनकी व्यवस्था तो कर दो। हाँ किसी अमीर का बंगला तुम तोड़ते क्या अभी तक? बहुत बड़े विधायक जो भी पूरे इसमें अतिक्रमण करके रखते वो लोग, कोई तो किसी का हाथ नहीं लगा था, पर गरीबों भी जाती है मराई। इनको जब चुनाव आते तो हाँ हमको वोट दो, और यहाँ का आमदार नहीं आया यहाँ पर। पहली बात तो पंचायत की गलती है, वो फंसा चाहिए। तुमने अगर यह अतिक्रमण में तो तुम्हें आप नल दिए क्यों? यहाँ सुविधा पहले ही बोल रहा था वो, है ना सर? आज मैं 31 साल का हूँ और सुप्रीम कोर्ट का GR है कि 1995 की बस्ती जो भी है उनको तुम उठा नहीं सकते। ऐसा ही है सर, मेरे ख्याल से ऐसा हमने ऐसे ही सुना है। ये देखो आयुष गजानन ढाबरडे। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे को और मेरी मम्मी को मारे, और सुबह किसने मारा? पुलिस ने। क्यों मारा? कारण क्या था? बोले सामान हटाओ नहीं तो ये सामान भी लेके जाएंगे। हाँ। और तुम्हें मारेंगे भी, और हमको धक्के मार कर बाहर निकाले इन सब भाइयों को। और मेरी मम्मी और वो दीदी के साथ जबरदस्ती लाई इनको। मेरे मम्मी से चल के नहीं हो रहा था तो उसको उठा के लाए गाड़ी में और मेरे को मारे भी। ये देखो
उठा के किसने लाया आपके मम्मी पुलिस ने गाड़ी में को? कौन, लेडीज पुलिस थी, जेंट्स पुलिस थे? लेडीज पुलिस। लेडीज पुलिस थे। और हमारी जबरदस्ती बस्ती तोडे और हाँ जी, हमारा बोलिए। सामान आमचा जप्त केलाय. हाँ आमच्या जवळ भाडं आहे नाही. आम्ही दोघे नवरा बायको पॅरालिस वाले आहे. आमचे लहान लहान लेकरं आहे. आम्हाला रूम कोणी दिलं नाही. म्हणून मी माझ्या जागेवर सामान ठेवलेलं होतं. त्यांना काल आम्हाला खूप त्रास दिला पोलीसवाल्याने. नंतर नोटीस दिली की म्हणा लागले की 15 मिनिटात 20 मिनिटांमध्ये सामान उचला नाही तुमच्यावर कारवाई करू. मी म्हटलं खूप करा ना बाबा, आता घराची बेघर तर झालेले साव, करा आमच्यावर कारवाई. काय करतात आम्ही अपंग लोक, आम्हाला कोण देणार आहे रूम, रिक्स कोण घेणार आहे, कोण भाडा भरणार. पोलीसवाले म्हणा लागले की 2 महिन्याचं फुकट आम्ही देऊ तुम्हाला भाडा, चला तुम्हाला रूम करून देतो, वानाडोंगरीला करून देतो. मग म्हणा लागले की इलेक्ट्रिक झोनवर करून देतो, चला. आमचं सामान त्यानेच स्वतः भरला, आम्ही हात नाही लावला ते आमच्या सामानाला. आमचं सामान नाही माहित कुठून नेऊन टाकलं की काय केलं, आम्हाला नाही माहित. घसटत आणले इथं. आणल्याच्या नंतर ही बास्केट पडून होती. त्या बाजीवर मला म्हटलं ते झटके येणं चालू होते ना, मला बीपी लो झाली की मग मला तिथं बसवून दिले. म्हणजे येतात दवाखान्यात चालतं का. म्हटलं आमच्याजवळ रुपये नाही तर दवाखान्यात कुठून जा, दवाखान्यात कुठून जा, आमच्याजवळ पैसा नाही, पाणी नाही, दवाखान्यात कुठून जा. 5 दिवस झाले पोटामध्ये अन्न नाही तर कुठून जा आम्ही दवाखान्यात. नाही जायचं म्हणलं, राहू द्या, येतच मरू आम्ही. खूप अन्यायावर अन्याय करायला लागले, एकही असं नाही. हे पोलीसवाले तरी जोर लावून राहिले. तो तोडून तर झालं होतं ना अतिक्रम, आता तिथं काय होतं तुमचं. आम्ही कोणाला काही त्रास देत होतो काय, कोणाला काहीच त्रास नाही देत होतो. रोडावरच होतो ना आम्ही बसून, कोणाला काही शिव्या नाही द्यायला लागले, कोणाला काही बोला नाही लागले. मग तुम्ही आमचं सामान कशाला नेऊन राहिले, काय हक्क आहे यांचा आमच्या सामानावर. आणि जोर जबरदस्ती करून राहिले आमच्यासोबत, कशासाठी, काऊन करून राहिले. यांचे डोळे फुटले की तहसीलदारींचे डोळे फुटले. तर मग आलती ना, तिच्या डोळ्याने नाही दिसलं की हे बाई येतो अपंग बाई आहे, येतो बसून आहे सामानाच्या जवळ. हे पोलीसवाले लाज नाही वाटली पोलीस. मग सांगा कुठं जाव, कोणाला वाली करावं आपलं. क्या हुआ? यहाँ के लोग तो सारे अब उस हादसे में ही है कि उनका घरौंदा तोड़ा गया। आप इन सारे लोगों की मदद करने आए हैं, आपने कुछ पिटिशंस डाले हैं। जी जी, तो आप विस्तार में बताएं कि क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करने वाले हैं अभी आप। जी, जैसे ही अभी हमको 4 दिन पहले फोन आया था यही के रहवासियों का, कुछ युवा थे, कुछ महिलाएं थी, उन्होंने हमको बताया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। हमको झूठ बोला गया कि आपके घरों को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और ये तहसीलदार के आदेश थे। यहाँ पे हिंगना के जो तहसीलदार है उनका आदेश था यहाँ कि उनके घरों को नहीं हाथ लगाया जाए, ऐसा उनको बोलो। और लोग जब उनको जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपना सामान बाहर निकालो, उनके घरों को लिटरली यहाँ पे तोड़ा गया। कुछ महिलाएं अंदर थी, कुछ बच्चे अंदर थे, उसकी परवाह उन्होंने बिल्कुल नहीं की। उसके बाद किसी तरीके से अपने सामान को बाहर निकालने के बाद रोड के ये साइड, अपोजिट साइड, सब लोग बैठे हुए थे। सब लोग मजदूर है, सब लोग मजदूरी का काम करते हैं आजू बाजू के फैक्ट्री में जाके। इनके पास पैसे नहीं थे, राशन की भी पैसे नहीं है, और ये लोग किराया कहाँ से भरेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो भी 12वीं में है, 10वीं में, इनके पेपर चल रहे हैं। इसके बावजूद इनको कोई भी मोहलत नहीं दी गई। और अगर मैं संविधान की बात करूंगा तो 1995 का घर टैक्स इनके पास है, मतलब कि ये लोग प्रोटेक्टेड स्लम ड्वेलर्स है। इनका घर तोड़ने के पहले सबसे पहले तहसीलदार को एक नया घर अलॉट करने की जरूरत थी। ये मैं नहीं बोलता, ये बाबा साहब का संविधान बोलता है। ये उन्होंने पूरी धज्जी उड़ा दी, इनको कोई घर नहीं दिया गया। इनके घर तोड़ने के बाद इनके सामान को बाहर निकाला गया। सामान को बाहर निकालने के बाद काम खत्म हो चुका था अतिक्रमण दस्ते का, वो भी वहां पे वो लोग रुके नहीं, जबरदस्ती अपने, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अपने पूरे के पूरे करियर में, हजारों बस्तियों के लिए हमने काम किया। कोई भी पुलिस का प्रशासन रहो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो आयुक्त रहो, अपने जेब के पैसे देके किसी का सामान को शिफ्ट नहीं कर सकता। मेरे यहाँ पे अगर कोई किराएदार है, मैं अगर पुलिस के पास जा रहा हूँ कि आप इसको खाली कराओ, तो पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है, वो कहीं ज्यूडिशन में बैठता ही नहीं है कि वो लोग आके इसका घर खाली करवाएंगे। ये केस में पुलिस वालों ने सबसे पहले इनका सामान इनके बिना मर्जी के पहले गाड़ी में भरा। इनको झूठ बोला गया कि तहसीलदार मैडम ने आपके लिए एक नया घर बनवाया है, वहां पे जाके आपको हम लोग बसाएंगे। पता चला कि कुछ बच्चे और कुछ महिलाओं के साथ वो लोग आधे रोड तक गए, उनका सामान उतार दिया गया। हमारे पास इसके वीडियोज है। आधी रात में, रात के 12 बजे उनका सामान उतार दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, वापस गाड़ी यहाँ पे आ गई। दूसरे लोग को उन्होंने यही बोला कि आपको लेके जा रहे हैं, वो लोग भी गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो मतलब इनको किसी भी तरीके से ये जगह से इन लोगों को इनका नामो निशान हटाना था। इतना होने के बावजूद
पुष्पा करके एक महिला है, उनके बच्चे हैं। ये लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। इनका विश्वास था कि संविधान हमारी थोड़ी बहुत मदद करेगा, इसीलिए ये लोग कहीं गए ही नहीं रात में। मैं स्वयं मैंने बात किया हिंगना के तहसीलदार से, उनको मैंने बताया कि देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर का काम तो पुलिस वालों का है, लेकिन तहसीलदार होने के नाते एक महिला की आबरू को कुछ भी होता है, एक बच्चे के साथ रात में कुछ भी होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। आपका काम तो उनको पहले घर देना, आपने वो तो नहीं दे रहा, आप अपनी गाड़ी लगा के इनको भगा रहे हो यहाँ से, रास्ते में कुछ भी हो जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। SRA के अंतर्गत आपने इनको घर क्यों नहीं दिया? इतना सिर्फ मैंने इनको सवाल पूछा। मुझे इन्होंने प्यार से बोला, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन्होंने मुझे प्यार से बोला कि आप टेंशन मत लीजिए साहब, ये सब हमारे लोग हैं, हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। बस मैं 5 मिनट के अंदर आ रही हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तब यहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने उनको मैसेज किया कि आपका यहाँ पे एक भी बंदा है नहीं, क्या करे? पुलिस वाले धमका रहे थे, PI भी यहाँ के नर के धमका रहे थे, वो लिटरली धमकी दे रहे थे कि तुम लोगों ने अगर यहाँ से खाली नहीं किया, तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर, तुम्हारे माँ बाप के ऊपर हम लोग गुनाह दाखिल करेंगे 353 का। कौन सी कलम है ये 353? हम लोग कोई चोर चक्के यहाँ पे, हम लोग कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे। ये सब होने के बाद भी ये लोग बाहर निकले। यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे आके वो बैठे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी निर्दलीय सरकार और इतने निर्दलीय लोग हैं यहाँ पे, इतने बेकार लोग हैं कि इन्होंने यहाँ पे कंपाउंडिंग वॉल कर दिया, यहाँ पे इन्होंने तार बांध दिए और इनको लिटरली मंदिर के अंदर भी बैठने नहीं दिया जा रहा। तो ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है। यहाँ पे सब लोग धकेल रहे हैं, अपने आप के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। हमको बोला गया था कि एक याचिका दायर करो करके, वो हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। इतना तो मेक श्योर करेंगे कि हम लोगों के पास इतना तो अधिकार है हमारी आवाज बुलंद करने का, प्रोटेस्ट करने का। और आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार छीना जा रहा है। उसके वजह से राइट टू एजुकेशन बच्चों का, वो भी इनका छीना जा रहा है। महिलाओं के पास शौचालय के लिए जगह नहीं है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है ये। तो अभी आप समझदार है साहब, अगर आपने ये बात उनको पूछ ली तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और सबकी डिमांड है कि सबसे पहले एट्रोसिटी दाखिल होगी कि ये लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती से आते हैं, मंदिर में इनको प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा, फिर भी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तहसीलदार रिजाइन करे, PI रिजाइन करे और इनको सबसे पहले पुनर्वसित किया जाए, यही हमारी डिमांड है। थैंक यू सर। ये जो फेंसिंग हो रहा है, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। आप इंजीनियर है MIDC में। अच्छा, तो ये फेंसिंग किसकी तरफ से हो रहा है? MIDC से हो रहा है। सर ये एरिया अगर MIDC का है तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट बाउंसर्स रखे हुए हैं, प्राइवेट नहीं है। हाँ, हमने ये अभी जो जैसा अतिक्रमण चालू किया ना, तो उसके लिए रखे गए हैं। अच्छा। सर एक सवाल और था। मैंने इनके पास कुछ एक कोर्ट के स्टेटमेंट देखा है, तो उनमें उस स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि 65 नंबर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी और इनका कहना है 63-64 पे हुई है। नहीं, वो जो कार्रवाई है वो तहसीलदार मैडम ने किया है। तहसीलदार ने खुद रह के ये पुलिस प्रोटेक्शन लेके किया गया कार्रवाई। अच्छा। और उसमें कैसा है कि वो प्रकाश गजबी जी वगैरह भी आए थे। ये सब प्रोसेस होने के बाद में कार्रवाई हुई। अच्छा, तो इनको इसके पहले इस तरह का कोई नोटिस वगैरह इशू हुआ था MIDC की तरफ से? तहसील नहीं, MIDC का पहले कैसा है कि MIDC तहसील देश नोटिस इश्यू है। नहीं, बट MIDC का अगर ये एरिया है तो MIDC को अभी दिया गया है सर। वो डिस्प्यूटेड लैंड था पहले। अच्छा, वो MIDC के अंडर में नहीं था पहले? नहीं, MIDC के अंडर पे नहीं था, वो MIDC का था, लेकिन वो मेजरेबल नहीं था सर। अच्छा, मेजरेबल नहीं था, तो अभी वो मेजर होकर MIDC के अंडर में आ गया है। और तहसीलदार ने मेजर करके दिया है सर, MIDC के अंडर में दिया है। और ये कब हुआ है सर, कुछ अंदाजन? क्योंकि ये लोग इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसा अभी हमने एक बंदे का बर्थ सर्टिफिकेट देखा है, इसके पहले नहीं, उसके पहले 4 साल पहले भी ये हटाई गई थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी हमने जो देखे हैं, उनमें उनके पास वोटिंग कार्ड्स है जो 1991 के हैं, वोटिंग कार्ड्स। साथ ही साथ वो एक बंदा जो है उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत ज्यादा मालूम है, बर्थ सर्टिफिकेट 1994 का है। मुझे उसका कोई और कोर्ट और मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है। यस सर, मैं 3-4 साल में पोस्टेड रहता हूँ और ट्रांसफर हो जाता हूँ। बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं सर। चलिए सर, ओके, थैंक यू। ये पीने का पानी का हैंडपंप है। इस हैंडपंप को सिर्फ तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि इस हैंडपंप के अंदर का जो प्रेशर पंप था वो तक निकाला गया ताकि ये दोबारा इस्तेमाल ना हो। इस तरह का व्यवहार आज भी, मतलब आजादी के स्वतंत्र 75वें वर्ष में इस तरह का मानवता के साथ व्यवहार किया जा रहा है इसी देश में, इसी हमारे नागपुर शहर में।